नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होता है उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले जो चाहिए वो है स्पेस और ऑफिस, वेयरहाउस, वर्कशॉप। सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो स्पेस चाहिए जहाँ पर आपका जो वर्कशॉप होगा, आपका जो वेयरहाउस होगा और आपका जो ऑफिस होगा, जहाँ पर आप थोड़ा कुछ स्टार्टअप करेंगे, तो उसके लिए ये स्पेस का ज़रूरत है। और ये स्पेस आपका खुद का हो सकता है बाय ओनरशिप और बाय रेंट। रेंट होने से आप रेंट एग्रीमेंट ले लीजिए। तो सबसे पहले ये हमको ज़रूरत होता है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस। दो नंबर में क्या आता है, आप कैसा टाइप बिजनेस करना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होगा क्या ट्रेडिंग होगा। तो आपका अगर खुद का कुछ स्टार्टअप है तो बढ़िया है, नहीं तो आप इनिशियली मैन्युफैक्चर कम ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, तो वही आपका ये सबसे अच्छा होता है। तो नंबर 3 में इसके बाद आएगा, आप एक तो नाम सिलेक्ट कर लीजिए, आपके सिलेक्ट ए नेम ऑफ बिजनेस। अब आपका जो बिजनेस है उसका एक तो नाम दे दीजिए, एक तो नाम सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप एक तो लोगो प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ सॉफ्ट लेटर हेड भी प्रिपेयर कर लीजिए। सॉफ्ट लेटर हेड मतलब आपका जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, उसमें आप कुछ सॉफ्ट लेटर हेड बना लीजिए, हेडर फुटर सेटिंग करके। हेडर में आपका कंपनी का जो नाम आप सिलेक्ट किया है उसका नाम और जो एड्रेस, जहाँ पर आपका जो स्पेस वेयरहाउस है, और एकदम बॉटम में जो फुटर है उसमें आपका जिस टाइप आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, वो कर लीजिए। तो ये इनिशियली 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है पेन। पेन आपका अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और खुद का ट्रेडिंग है तो आपका ओन पेन ही काम हो जाएगा, नहीं तो आप कंपनी के नाम से भी पेन प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आपका स्पेस हो गया, एक तो नाम भी हो गया, पेन हो गया। अभी आप एक ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लीजिए। ये ट्रेड लाइसेंस कहाँ पर होता है? ट्रेड लाइसेंस आपका स्पेस जहाँ पर है, म्यूनिसिपैलिटी और जो पंचायत जहाँ पर आपका स्पेस है, वहाँ पर आप ये ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और नहीं तो कुछ एजेंट जो होता है पंचायत में, जो म्यूनिसिपैलिटी में पकड़ के ये ट्रेड लाइसेंस, अब जिस बारे में ट्रेड लाइसेंस ओपन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी का नाम, इस हिसाब से आपका ट्रेड लाइसेंस आप कर लीजिए। उसके साथ ये ट्रेड लाइसेंस एक्चुअली ये पंचायत नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पर आपका स्पेस है उस हिसाब से ये लोग इशू करता है। उसके साथ आप एक ठो प्रोफेशनल टैक्स भी रजिस्टर्ड कर लीजिए। ये आप जिस स्टेट में हैं
उस स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है। ये भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप खुद भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। प्रोफेशनल टैक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेड लाइसेंस हो जाने के बाद आप ओपन ए बैंक अकाउंट है। ये बैंक अकाउंट क्या होगा ना, करेंट विथ EEFC फैसिलिटी है। आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, कोई भी नेशनलाइज हो, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, उसमें आपका एक करेंट अकाउंट होगा। कंपनी का जो बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करेंट अकाउंट होता है। उसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए उसको करेंट अकाउंट बोलता है। उसके साथ आपका एक तो EFC फैसिलिटी भी रहेगा। EFC माने एक्सपोर्ट अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, माने आप जब एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए आपका जो फॉरेन करेंसी आएगा, डॉलर यूरो, और ये जो करेंट अकाउंट होगा ये INR में होगा। ठीक है, ये करेंट अकाउंट आपका INR में होगा, उसके साथ आपका डॉलर यूरो भी एक तो अकाउंट नंबर होगा। तो जब आपका डॉलर और यूरो अमाउंट आएगा फॉरेन से, वो अकाउंट नंबर में पहले आएगा, उसके बाद वो एक्सचेंज रेट कन्वर्सन होके आपका करेंट अकाउंट में INR में ट्रांसफ़र होगा। तो आपका ये बैंक अकाउंट आपको एक ठो ओपन करना पड़ेगा। जब भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, अभी आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टैक्स रजिस्ट्रेशन विथ GST है। किसके साथ आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करना है? GST, अभी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसके लिए आपको एक तो टैक्स कंसल्टेंट के खोज करना पड़ेगा। ये भी ऑनलाइन सिस्टम है, GST पोर्टल में ये टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये GST पोर्टल आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इसमें आता है। तो वो पोर्टल में जाके आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक तो GSTIN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा आपका कंपनी का अकाउंट में। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसा होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। जो स्टेट होता है उसका, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल है, उसका कोड होता है 19। उसके बाद आपका जो पैन नंबर है, उसके बाद 3 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक जो GST नंबर होता है। तो ये टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल में टैक्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक GSTN नंबर मिलेगा। ये नंबर मिलने के बाद ही आप टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। तो ये GST नंबर मिलने के बाद आप एक LUT के लिए अप्लाई कर लीजिए। LUT मतलब है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अभी वो ऑनलाइन सिस्टम है, अभी इसको बोलते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये ऑनलाइन सिस्टम में होता है। ये LUT एक्चुअली क्या होता है? एक्सपोर्ट के लिए आपका ये GST टैक्स नहीं लगता है, 0 रेट टैक्स होता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है कि आप विदाउट टैक्स, 0 रेटेड टैक्स, आप माल फैक्ट्री से, जब भी आप फैक्ट्री से माल निकलेंगे वो 0 रेटेड टैक्स होगा। परंतु आप एक्सपोर्ट हो जाने का बाद एक तो सर्टेन टाइम के बाद आपका वो प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। तो उसका एक अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट को, GST अथॉरिटी को, क्या मैं जो फैक्ट्री से जो 0 रेटेड टैक्स गुड्स निकालेंगे वो सभी एक्सपोर्ट करेंगे। एंड सर्टेन टाइम के बाद हम आपको प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट, वो GST का एक ठो
रेंज ऑफिस होता है, हर एक रीजियन का एक तो रेंज ऑफिस होता है, आपका जो एड्रेस होता है उसका करस्पॉन्डिंग एक तो रेंज ऑफिस होता है। उस रेंज ऑफिस में आपका एक्सपोर्ट, हर एक शिपमेंट एक्सपोर्ट हो जाने के बाद वो प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप 0 रेट में टैक्स इन्वॉइस जनरेट किया है, टैक्स इन्वॉइस काटा है। ये गवर्नमेंट आपको, जेहेतु आप फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि आप 0 रेट में एक्सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आपको एक ठो LUT अप्लाई करना पड़ेगा, LUT सबमिशन करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसको बोलते हैं ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो आपका टैक्स इनवॉइस में ये LUT नंबर और ARN नंबर मेंशन रहेगा। ये टैक्स कंसल्टेंट ही कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है 9(8) IEC, इसके बाद आप IEC के लिए अप्लाई कर लीजिए। ये IEC होता है प्राइमरी फर्स्ट एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है IEC। ये IEC आपको कहाँ मिलेगा? ये IEC DGFT पोर्टल होता है। ये भी ऑनलाइन सिस्टम है। ये भी ऑनलाइन सिस्टम है। आपको DGFT पोर्टल में ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद ये भी आप खुद भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसका एक चार्ज होता है बिलो 1000 रुपीज़। आपका जो पैन नंबर है वही आपका IEC नंबर हो जाएगा। पहले IEC नंबर न्यूमेरिक नंबर था, अभी आपका जो पैन नंबर है वही IEC नंबर हो जाएगा। ये IEC होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट। ये DGFT के अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन में कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन आप भी खुद कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एक तो IEC नंबर जनरेट होगा जो कि आपका पैन बेस नंबर है। वो ये IEC सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। जब भी आपका IEC नंबर इशू हो गया तो आप अभी एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक ठो CHA ढूंढना है, CHA सिलेक्शन। ये CHA क्या होता है? CHA मतलब कस्टम हाउस एजेंट और क्लियरिंग एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट क्यों बोलता है? ये कुछ एजेंसी रहता है जो कस्टम्स ऑथोराइज्ड होता है। वो एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, हमारा जो ओरिजिन पोर्ट है, जैसे सी पोर्ट है, लैंड पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वो पोर्ट में हमारा गुड्स को कस्टम्स एग्जामिनेशन करता है, कस्टम्स क्लियरेंस करते हैं। तो उसके लिए उसका एक ठो चार्ज हमको पे करना पड़ता है। तो ये CHA के साथ आप नेगोशिएट कर लीजिए। आपका जो गुड्स होगा, गुड्स कैसे कितना होगा? LCL और 20 FCL, 40 FCL। ये 3 तरह का गुड्स होता है आपका। एक LCL मतलब लेस देन कंटेनर, LCL कार्गो मतलब आपका 2-3 बक्सा होगा, उसको हम LCL बोलते हैं। उसके बाद आता है 20 फुट कंटेनर, उसके बाद आता है 40 फुट कंटेनर। तो ये LCL 20 फुट और 40 फुट कंटेनर का कस्टम्स क्लियरेंस का वो जो ओरिजिन पोर्ट है, सी, एयर और लैंड, इसमें इस तीनों चीज़ का क्लियरिंग करेगा, उसका चार्ज क्या होगा। अब 2-3 क्लियरिंग एजेंट से कंपेयर करके एक अच्छा सा CHA सिलेक्शन कर लीजिए।
ये CHA सिलेक्शन होने जाने के बाद आपका आता है लोकल ट्रांसपोर्टेशन। लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ना, आपका वेयरहाउस किंवा फैक्ट्री से आपका गुड्स जो CFS और पोर्ट में जाएगा, कलकत्ता में जैसे CFS है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वो कैरी करके जो ले जाएगा उसका लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, क्या चार्ज होगा, उसका क्या बेसिस रहेगा, वो भी LCL 20 और 40 का क्या चार्ज रहेगा, वो भी एक ठो आपका जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टर होता है उससे आपको रेट लेके नेगोशिएट करना होगा। तो मैं बोलेंगे कि इनिशियली आप CHA को ही ये दोनों दे दीजिए, बोल दीजिए कि हमारा एक LCL 20 40 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और कस्टम क्लियरेंस चार्ज क्या होगा आप दे दीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप नेगोशिएट कर लीजिए। लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो भी LCL 20 FCL 40 FCL, ठीक है। LCL में आपका एक स्मॉल व्हीकल, एक मीडियम व्हीकल, एक लार्ज व्हीकल रहता है, उसका भी चार्ज आप ले लीजिए। ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो जाने के बाद आप अभी आपको क्या करना है, आपको एक ठो इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। ये भी कोई बहुत सारा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारा गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से एक तो ओपन पॉलिसी करा लीजिए। वो ओपन पॉलिसी कराने के लिए आपका एक तो पेमेंट लगेगा, एक तो प्रीमियम लगेगा। उसके बाद आपका जैसे जैसे शिपमेंट होगा उस शिपमेंट के हिसाब से आपका इनकोटर्म्स के हिसाब से जो CIF होगा, जब CIF होगा उस टाइम आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ता है। वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। आपका ये इंश्योरेंस पॉलिसी हर CIF शिपमेंट में मस्ट आपको देना ही है। आपका जो शिपमेंट गुड्स होगा उसका 110% ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू होगा। इंश्योरेंस जो सर्टिफिकेट होगा उसके इंश्योरेंस वैल्यू कैलकुलेशन होगा 110% ऑफ CIF वैल्यू। आपका जो इनवॉइस वैल्यू है उसका 110% CIF वैल्यू का एक ठो सर्टिफिकेट ये इंश्योरेंस कंपनी आपको इशू करेगा CIF इनकोटर्म्स। तो इसके लिए आप कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। वो ओपन इंश्योरेंस पॉलिसी होगा। ये आपका गुड्स फॉर ट्रांजिट कवर करेगा। ट्रांजिट में अगर कुछ डैमेज मिसप्लेस कुछ हो जाए तो उसका कवरेज ये इंश्योरेंस कंपनी देता है। ये कवरेज इंश्योरेंस कंपनी ओनली कंसाइनी को देता है। जो फॉरेन बायर है उसको ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी पेबल होता है। तो ये इंश्योरेंस आपका करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस हो जाने के बाद आप एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड करने के लिए आपको भी फीस पे करना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आपको प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है ना, इंडिया के साथ बहुत सारा कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होता है। उस ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से हम जब शिपमेंट करेंगे उस कंट्री में, वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ प्रेफरेंशियल इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई होगा इफ़ यू प्रोवाइड दैट प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन।
तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाइक फार ईस्ट में ऑलमोस्ट सभी कंट्री में लगता है, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, आपका फिलीपींस, आपका श्रीलंका, सभी कंट्री में ये प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है। इन एडिशन आपको जापान में, साउथ कोरिया में, इसमें भी ये प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना पड़ता है आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप अगर कंसाइनी को प्रोवाइड करेंगे तो कंसाइनी जब वो गुड्स इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ उसको प्रेफरेंशियल ड्यूटी इम्पोज होगा, माने कुछ कम होगा। शायद कभी कभी फ्री में हो जाता है, कभी कभी कुछ सब्सिडी उसको मिलता है। परसेंटेज सपोज 20% इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो 5%, 7% ऐसा होता है। तो वो एज पर एग्रीमेंट हमारा होता है, इसलिए उसको प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोलता है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद आपको एक ठो RCMC लेना पड़ता है। प्रोडक्ट रिलेटेड चेम्बर। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत सारा चेम्बर ऑफ कॉमर्स रहता है, वो चेम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक तो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू होगा, इसके लिए भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा जो आपका प्रोडक्ट रिलेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, जैसे इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, बेंगल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, EEPC, यही सारा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, चेम्बर ऑफ कॉमर्स और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है। ये नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी कुछ कंट्री में लगता है, जैसे हमारा गल्फ रीजन में जो कंट्री होता है, जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ये सब कंट्री में, इजिप्ट, ये सब कंट्री में आपको ये नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ओनली गुड्स का ओरिजिन सर्टिफाई करता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड इनवॉइस सर्टिफिकेट दोनों ही ये चेम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, वो आपको कंसाइनी को प्रोवाइड करना पड़ता है हर एक शिपमेंट के लिए, हर एक कंसाइनी के लिए, ठीक है। तो ये RCMC आपको प्रोडक्ट रिलेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा और सब्सिक्वेंटली आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो आएगा वो ECGC। ये ECGC क्या होता है? ये ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको बहुत सारा आपका पॉलिसी मिल जाता है, जो कभी कभी वो ओपन पॉलिसी होता है, माने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, कभी कभी उसको स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी होता है। जैसे आप उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ आपका जो पॉलिसी आपका सूट होगा वो पॉलिसी आपका लेंगे, उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एवं हर एक शिपमेंट को जो आप चाहते हैं कवरेज, जो क्रेडिट टर्म्स होता है, उसके लिए ही ये ECGC कवरेज करना पड़ता है। ये ECGC कवरेज मेनली आपका LC, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल कवरेज देता है। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल मतलब आपका बैंक, आपका बायर अगर डिफ़ॉल्ट होगा, पेमेंट नहीं देगा, अगर आपका ये ECGC में आपका कवरेज रहेगा तो ECGC वो पेमेंट आपको रिफंड करेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और सर्टेन डॉक्यूमेंटरी
बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद वो आपका जो बायर्स डिफ़ॉल्ट है, जो बैंक्स डिफ़ॉल्ट है, उसके लिए आपको ये पेमेंट ECGC रिफंड कर देता है। आपका जैसे शिपमेंट पॉलिसी है अप टू 90% तक आपको मिल जाता है ये कॉमर्शियल और बैंक का डिफ़ॉल्ट के लिए। उसके साथ पॉलिटिकल अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज होगा, जब सपोज आप शिपमेंट कर दिया उसके बाद कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्ब शुरू हो गया, जैसे श्रीलंका में हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ था, अभी बांग्लादेश में चल रहा है, तो ऐसा अगर पॉलिटिकल डिस्टर्ब हो जाएगा, आप शिपमेंट करेंगे उसके बाद आपका पेमेंट अनसर्टेन हो जाएगा, उस कंडीशन में ये ECGC शिपर को पेमेंट करता है। शिपर को ये एक्सपोर्टर और शिपर को देता है, ठीक है। एक्सपोर्टर और शिपर को ये ECGC पे करता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है ये कंसाइनी को पे करता है ऑलवेज ऑन CIF टर्म्स, ठीक है। तो इन ट्रांजिट में अगर कुछ मिसअप हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो कंसाइनी को ये इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करता है। ये कभी भी एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करता है, और ECGC आपको पे करता है। तो इनिशियली आपको ये पूरा जो 14 नंबर पॉइंट है वो आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, ये धीरे धीरे आपको जो आपका ऑर्डर में एप्लीकेबल है, जो आपका LC और टर्म्स में एप्लीकेबल है, उस हिसाब से आपका ये करना पड़ेगा। तो इनिशियली आपका जब ये बैंक अकाउंट और IAC हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट्स जब हो जाएगा तो इसको आप हम बोलते हैं AD बैंक अकाउंट है, ओपन ए ऑथोराइज डीलर कोड बैंक अकाउंट। तो ये बैंक एक ठो AD कोड लेटर देता है। ये AD कोड जो एक्सपोर्टर है उसका 14 डिजिट का एक कोड होता है, AD कोड लेटर होता है। वो ये AD कोड लेटर और ये IAC सर्टिफिकेट, उसके साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको ये CHA देना पड़ता है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट लेके CHA कस्टम्स में आपका रजिस्टर्ड करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तो AD कोड लेटर एंड IAC सर्टिफिकेट आपका जो लोकल जो CHA होगा उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कंसर्न जो कस्टम्स अथॉरिटी है, कस्टम अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड करेगा आपका नाम का, आपका IAC नंबर का। अकॉर्डिंगली आप रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही आप ये एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है इन ब्रीफ, आपको हम जो 14 क्लॉजेस है वो हम आपको बोला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत कुछ अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कर दीजिए। और इसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो हमको मैसेज मेल कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर देंगे, जितना जल्दी हो सके करेंगे। तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।